हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। और आज 18 जुलाई के करंट अफेयर्स आपके सामने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली न्यूज। वाई 3023 दूनागिरी ये चर्चा में क्यों है, देख लेते हैं। हाल ही में वाई 3023 क्या है, एक है युद्धपोत, ठीक है, उसका उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने कलकत्ता में गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड GRSE, इसका कई बार आपने नाम सुना होगा, गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17A, कौन सा प्रोजेक्ट 17A वाई 3023 का उद्घाटन किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और आपको इस पर ध्यान रखना है। इसको आपको याद रखना है कि ये किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है। ये बनाया गया है GRSE के द्वारा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत अगर हम वाई 3023 के बारे में जान लें। दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का चौथा जहाज है। किसका? फ्रिगेट्स का चौथे नंबर का जहाज है। इसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। दूनागिरी पूर्ववर्ती दूनागिरी लिएंडर्स क्लास ASW फ्रिगेट का पुनर्निर्माण है और यह अपने 33 वर्षों की सेवा के दौरान विभिन्न चुनौतीपूर्ण संचालन और बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में शामिल रहा है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये किस तरीके की क्लास का है। ये है लिएंडर क्लास ASW, ठीक है। चलिए अगर हम प्रोजेक्ट 17A के तहत और 3 जहाजों के नाम भी देख लेते हैं तो वो हैं आपके INS नीलगिरी, INS हिमगिरी और INS उदयगिरी, ठीक है। ये आपको तीनों को नाम याद रखने हैं। और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है वो है आपकी वाई 3023। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2022 हुई जारी। आपको NIRF रैंकिंग 2022 ये जारी हो गई है। इसको मैं देखना है कि इसमें कौन सा टॉप में रहा, कौन सा पीछे रहा, कौन से विश्वविद्यालय किस तरीके की रैंकिंग पे आया है। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने, किस मंत्रालय ने? शिक्षा मंत्रालय ने NIRF रैंकिंग 2022 का 7वां संस्करण जारी किया है। आपको याद रखना है कौन सा मंत्रालय निकालता है इसको निकालता है शिक्षा मंत्रालय। और ये कौन से संस्करण की बात की जा रही है? ये की जा रही है 7वें संस्करण की बात। अब इस रैंकिंग के फ्रेमवर्क में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF को सितंबर 2015 में शिक्षा मंत्रालय ने अनुमोदित किया। तो आपको यह देखना है कि कब से स्टार्ट हुई है। ये सितंबर 2015 से पहला संस्करण इसका जारी किया गया था, तब से ये स्टार्ट की गई थी। यह देश में उच्च शिक्षण संस्थानों, हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रैंक प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक प्रयास है। 2018 में देश भर के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में हिस्सा लेना अनिवार्य कर दिया गया था। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी जो शिक्षण संस्थान है वो इससे बाहर रहना चाहे तो रह सकता है, नहीं, ये उनके लिए कंपलसरी है, ठीक है। इसको 5 मापदंडों पर मूल्यांकन किया जाता है। एक आपका है TLR, एक RP, एक GO, एक OI और एक पीयर प्रिपरेशन, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। ये 5 मापदंड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसकी कितनी श्रेणियां हैं? तो इसकी 11 श्रेणियों में ये अवार्ड दिया जाता है, ये सूचीबद्ध की जाती है, ठीक है। रैंकिंग 2022 में अगर मुख्य विशेषताएं देखी जाएं तो समग्र रूप से IIT मद्रास, IIS बेंगलोर, IIT बॉम्बे देश के 3 टॉप मोस्ट कॉलेज रखे गए हैं, ठीक है। आप बाकी की जो चीजें हैं वो इस पूरी जो लिस्ट है उसमें देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। सोडियम आयन बैटरी हाल ही में ये क्यों चर्चा में रही, देख लेते हैं। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, US की एक यूनिवर्सिटी है कि वैज्ञानिकों ने एक विद्युत अपघटन जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका विकसित किया है, जो सोडियम आयन बैटरी को व्यावसायिक रूप से अधिक व्यवहार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी, ठीक है।
तो आपको एक चीज याद रखनी है कि ये किस तरीके के ऊपर बैटरी काम करेगी, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में विकसित की गई है और उसी के रूप में काम करेगी। जल्द ही सोडियम आधारित बैटरी तकनीक लिथियम आधारित बैटरी जो तकनीक है उसका एक विकल्प के रूप में स्थान ले सकती है। तो आपको पता चला कि सोडियम आधारित होती है एक बैटरी और एक होती है लिथियम आधारित। ठीक है, अगर हम इनके बारे में डिटेल के बारे में चर्चा करें तो उसमें हम एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें आप दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम सोडियम आयन का महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। लिथियम समकक्षों की तुलना में इसका जो उत्पादन होता है वो काफी सस्ता होता है, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की जो प्रचुरता है, प्रचुरता मीन्स होता है अवेलेबिलिटी, बहुत ज्यादा है। वे ऊर्जा संघन, ज्वलनशील और ठंडे तापमान में अच्छी तरह से काम करते हैं। मतलब ये जो कम टेम्परेचर होता है, जहां पर आपका जो ठंडा एरिया रहेगा वहां पे भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। इसके अलावा वे प्रति यूनिट वजन में अधिक ऊर्जा स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा ऊर्जा को वो स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर। यह उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में जैसे बड़े अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है, इसमें बैटरी के गर्म होने की संभावना कम होती है, कि इसमें बैटरी गर्म कम होती है, जबकि लिथियम बैटरी जो होती है उसमें आग लगने की काफी संभावनाएं रहती हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्यों चर्चा में है, ये आपको देखना है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्यों चर्चा में है। गुजरात में केवल 4 फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बची हैं। मात्र कितनी, वो मात्र बची हैं 4। ठीक है, वर्ष 2018 में जो गणना हुई थी वहां पे भारत में 150 से कम ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड थी वो थी, जिनमें से 122 टोटल आपके राजस्थान में थी। ठीक है, तो आपको अनुमान लगाना है कि बाकी के जो राज्य हैं वहां पे इनकी संख्या कितनी कम है। ठीक है, चलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का अगर परिचय देखें तो जीआईबी इसको नाम दे देते हैं, जिससे कि पूरा ना बोलना पड़े। तो जीआईबी राजस्थान का राज्य पक्षी है, भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी भी माना जाता है। ठीक है, यह घास के मैदानों की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है, जो चारागाह परिस्थितियों की जो प्रतिनिधित्व करने वाली प्रजातियां हैं उनमें से एक है। इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी ये कुछ संख्या में पाई जाती है, बाकी ये राज्यों में नहीं मिलती है। अगर इसको खतरा देखें तो क्या है, तो बिजली की जो लाइनें हैं उससे खतरा है, किसान और आवासी जो एरिया है वहां का उनसे खतरा है, और शिकार से भी खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी इसका शिकार होता है। ठीक है, अगर सुरक्षा की स्थिति से देखें तो आपको यह पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की जो रेड लिस्ट है उसमें गंभीर रूप से संकटाग्रस्त है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्गत जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है, जिसे हम सिटीज की लिस्ट बोलते हैं, उसकी परिशिष्ट फर्स्ट में आता है। सीएमएस की लिस्ट में यह परिशिष्ट फर्स्ट में आता है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में आता है। तो ये इसकी किस किस लिस्ट में है ये आपको पता होना चाहिए, इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। मुख्यमंत्री ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पुलिस ऐप और EFIR सेवा का शुभारंभ किया। कहां के मुख्यमंत्री ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पुलिस ऐप और EFIR की सेवा स्टार्ट कर दी है उत्तराखंड में। ठीक है, EFIR सेवा और उत्तराखंड पुलिस ऐप, 2 ऐप हैं ये। आपको उत्तराखंड पुलिस ऐप तो उत्तराखंड के नाम से ही आप बता देंगे कहां स्टार्ट हुई है, लेकिन EFIR सेवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने स्टार्ट की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नरेंद्र तोमर ने लॉन्च किया ई-नाम प्लेटफॉर्म। आपको याद रखना है कि ई-नाम प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र तोमर जी ने किया है। और अब देख लेते हैं कि ये क्या है, क्या चीजें हैं इसमें। तो बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, आपको एक चीज और पता चली कि ये कौन है, कौन सा मंत्रालय है इनके पास,
तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास है। फिर इन्होंने राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसका ई नाम, इसको नाम दिया गया है, कि तहत पोर्टल प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्मर्स पीओपी के अनावरण किया। कुल 1018 किसान उत्पादक संगठनों, ठीक है, को 37 करोड़ रुपए से अधिक की इक्विटी अनुदान में मिली और जिससे 3.5 लाख किसानों को मदद मिलेगी, ऐसा इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ई नाम प्लेटफॉर्म किसने स्टार्ट किया है, तो वो किसान मंत्रालय, कृषि मंत्रालय ने स्टार्ट किया। अगली न्यूज, केरल में पाया गया भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला। तो आपने पिछले साल कई न्यूजों में, कई पेपरों में ये देखा था कि कोरोना वैक्सीन जो आई थी जब, कि सबसे पहले कहां यूज हुई, या ये देखा गया कि कोविड का पहला केस कहां मिला। उसी तरीके से ये न्यूज है कि मंकी पॉक्स का पहला मामला कौन से स्टेट में पाया गया है, तो केरल में पाया गया है। यूएई से, संयुक्त अरब अमीरात से केरल लौटे, तो आपको यह भी याद रखना है कि ये कहां से लौटा था व्यक्ति, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, वहां से केरल लौटा था। एक व्यक्ति में बीमारी के लक्षण विकसित हुए, उसके बाद जब उसका टेस्ट पाया गया तो वो पॉजिटिव पाया गया, उसके नमूने कहां भेजे गए थे, पुणे में। ठीक है, तो ये देखा जा गया। और अगर हम इसके बारे में बात करें कि मंकी पॉक्स जो मामला है, ये पहली बार 1958 में बंदरों में पाया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका फर्स्ट टाइम जब देखा गया था, ये कब देखा गया था, 1958 में। ठीक है, चलिए अगर और थोड़ी जानकारी इसके बारे में हम देखें कि WHO के अनुसार मंकी पॉक्स एक वायरल जोनोसिस बीमारी है। ठीक है, वायरल जोनोसिस क्या होता है कि जानवरों से मनुष्यों में प्रसारित होने वाला जो वायरस होता है उसको हम बोलते हैं वायरल जोनोसिस। ठीक है, जोनोसिस जो आपके जानवरों से मनुष्यों में आता है। ठीक है, जिसमें चेचक के रोगियों के अतीत में देखे गए लक्षण समान लक्षण होते हैं, हालांकि यह चिकित्सीय रूप से कम गंभीर होता है और यह आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक चलने वाले लक्षणों के साथ सेल्फ एम्यूनेटेड बीमारी है, अपने आप ही खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए आज की ये न्यूज रही टोटल, और उम्मीद करता हूं कि ये काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि अगली क्लास आपको टाइम से मिलती रहे। चलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।